नमस्कार बच्चों, राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हम लोग पृष्ठ संख्या का प्रश्न संख्या 2 का 2 पार्ट ए और बी हल किए थे। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 6 का ही प्रश्न संख्या 3 जिसका 4 पार्ट है ए बी सी और डी, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें जो पदार्थ के गुण होते हैं वो ठोस होता है तो क्यों होता है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव लगाता है यानी गैस में दाब लगाता है तो क्यों लगाता है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है तो क्यों कहलाती है, हवा में आसानी से हम अपना हाथ चला सकते हैं लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। यानी जितनी भी बातें होती है, ये गुण जो होता है वो गुण क्यों होता है पदार्थ की अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस में, इसकी हमने यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं, जो एक बहुत ही लाभकारी चर्चा है। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपने नोट पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसको चर्चा भी करते रहिएगा ताकि जो कन्फ्यूजन हो या जो बातें छिपी हुई हो वो भी बाहर आ सके। तो प्रश्न 3 का जो पहला पार्ट है वो है गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो आपको कारण बताना है कि गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, जबकि आप ठोस को किसी बर्तन में रखते हैं तो पूरी तरह नहीं भरता है। मान लीजिए कि आप बक्से में अपना किताब रखते हैं, अब बक्सा बड़ा है आपके किताब के साइज के तुलना में, तो देखते हैं कि एक कोने में रहता है, पूरी को नहीं भरता है। लेकिन गैस के साथ ऐसा देखा जाता है कि जिस बर्तन में हम थोड़ी सी भी गैस रखते हैं वो उस बर्तन की जो पूरा जो जगह है उसको घेर लेता है, उसको भर देता है। तो जैसा कि बच्चों मैं पिछले जो सवाल था उसमें भी चर्चा किया था कि जो गैस के जो कण होते हैं उसमें अत्यधिक गतिज ऊर्जा होता है, उसके बीच, उसके कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होता है, जबकि आकर्षण बल नगण्य होता है, जिसके वजह से उसके कण तेज गति से सभी दिशाओं में इधर उधर गमन करती है और सारे जगह को घेर लेती है। यानी कहने का मतलब है कि गैस बर्तन के पूरी जगह को इसलिए घेर लेती है क्योंकि गैस के कण के एक गतिज ऊर्जा अत्यधिक होता है, उसके कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होता है और उसके कण के बीच जो आकर्षण बल होता है बड़ा ही दुर्बल होता है, या कह सकते हैं कमज़ोर होता है, या उसी को लिखे हैं कि नगण्य होता है। तो अब जो है इसका जो दूसरा पार्ट है वो कहता है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। तो यहाँ आप एकदम सिंपल कंसेप्ट से आप समझ सकते हैं बच्चों। जैसे देखिए आपने एक फ्लास्क ले लिया है। फ्लास्क 2 तरह का होता है, एक गोल पेंदी वाला और एक चपटा पेंदी वाला। यही एक फ्लास्क है, ग्लास का होता है, आप लोग देखे भी हैं प्रयोगशाला में, पिछले क्लास में आपको दिखाया भी गया है। तो यही देखिए इस फ्लास्क में गैस भरी हुई है और ये गैस के जो है कण है, अणु है। अब देखिए कि इस गैस के जो अणु है उसमें आपको हम कह रहे हैं कि अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके कारण ये भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करती रहती है, घूमते रहती है इधर उधर। इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है बच्चों। अब देखिए ये है, ये आपस में भी टकराता है, अट्रैक्ट कर रहा है भी, एक दूसरे को रिपेल भी कर रहा है। और जिस बर्तन में आप रखे हुए हैं बच्चों,
उस बर्तन की दीवार पर भी देखिए यह स्ट्राइक कर रहा है, टक्कर मार रहा है। और बच्चों आप लोग जानते ही हैं कि दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। तो कहते हैं कि गैस दाब लगाता है। तो दाब क्यों लगाता है? क्योंकि गैस के जो कण हैं, गैस के जो मोलेकुल है, अणु है, वो बर्तन के दीवार पर टक्कर मार रहा है, बर्तन के दीवार से टकरा रहा है, यानी बर्तन के दीवार पर फोर्स लगा रहा है। तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं। तो यही जो गैस के जो अणु हैं, जो ये बर्तन के दीवार पर जो टक्कर मार रहा है, फोर्स लगा रहा है, इसके कारण ही गैस का प्रेशर होता है। तो आइए क्यों टक्कर मारता है? क्योंकि हम कह रहे हैं कि गैस के जो अणु होते हैं, गैस के जो कण होते हैं, उनके पास अत्यधिक गतिज ऊर्जा होता है, कणों के बीच अत्यधिक जगह रिक्त स्थान होता है, और कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो नगण्य होता है। तो बच्चों समझ लीजिए कि दीवार पर दबाव इसीलिए गैस डालता है क्योंकि उसके अणु के बीच अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है, उसके बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होता है, और उसके बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। अगर आकर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, तो देखिए ये गैस के मोलेकुल, ये मोलेकुल अगर दोनों आपस में एक दूसरे को खींचेंगे तो दीवार की तरफ जाने देंगे? नहीं, बिल्कुल सही, जाने नहीं देंगे तो ये टकराएगा बच्चों? नहीं। तो आकर्षण बल कम होगा तब ना गैस के मोलेकुल स्वतंत्र रूप से इधर उधर जाएंगे। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? नगण्य होता है। कणों के बीच कम आकर्षण बल होता है, या बहुत कम होता है, इसलिए इसको नगण्य भी कहा जाता है बच्चों। तो यही नगण्य आकर्षण बल, अत्यधिक गतिज ऊर्जा और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण ही जो है गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है। अब हम लोग प्रश्न संख्या जो 3 है उसका जो अगला पार्ट है उसको देखने जा रहे हैं बच्चों। अगला जो पार्ट है वो है लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। अब बताना है कि लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 का जो प्रश्न तीसरा है उसका तीसरा पार्ट सी को देखने जा रहे हैं, जो था कि लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है। तो लकड़ी की मेज ठोस इसलिए कहलाती है क्योंकि इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ये दृढ़ होता है, इसके कणों के बीच अत्यधिक आकर्षण बल है, ये संपीड नहीं है, यानी इसको आप दबा नहीं सकते हैं। तो निश्चित आकार एवं आयतन, दृढ़ता, अत्यधिक आकर्षक बल, संपीड नहीं होना, ये सभी ठोस के गुण हैं, और ये सारे गुण लकड़ी के मेज में पाया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लकड़ी की मेज ठोस है। समझे होंगे बच्चों, क्योंकि लकड़ी के मेज में ठोस के सारे गुण मौजूद हैं, जैसे आकार एवं आयतन का निश्चित होना, दृढ़ता का होना, कणों के बीच अत्यधिक आकर्षण बल होना, असंपीड यानी संपीड नहीं होना, ये सभी गुण ठोस का है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लकड़ी की मेज ठोस होती है। जो इसका अगला पार्ट है डी नंबर, वो कहता है कि हवा में हम अपना हाथ आसानी से चला सकते हैं, जबकि लकड़ी में अपना हाथ चलाने के लिए कराटे में दक्ष होना चाहिए। तो जैसा बच्चों आप जानते हैं कि हवा के कण जो है उसकी गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है, आकर्षण बल नगण्य होता है, और रिक्त स्थान अत्यधिक होता है।
इसीलिए आसानी से हम हाथ से उसको काट सकते हैं। जबकि लकड़ी ठोस है, उसके बीच आकर्षण बल अत्यधिक होता है, उसके बीच आसपास जगह बहुत कम होता है, इसीलिए कि लकड़ी के टुकड़े को हम समान तौर पर हाथ से नहीं काट सकते हैं। उसको काटने के लिए आपको कराटे में दक्ष होना चाहिए या तेज धार वाला कोई औजार का उपयोग करना पड़ेगा। तो आप इसको समझ गए होंगे कि हवा में आप अपना हाथ चला सकते हैं, पानी में भी चला सकते हैं, हवा में अत्यधिक आसानी से चला सकते हैं, तेज गति से चला सकते हैं, द्रव में थोड़ा धीरे चला सकते हैं, और ठोस में आप अपना हाथ नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये आकर्षण बल के कारण ऐसा होता है और अणुओं के बीच जो खाली जगह है उसके कारण होता है। और हम पूर्व से देख चुके हैं कि ठोस के अणुओं के बीच जगह नगण्य होता है, जबकि गैस के अणुओं के बीच जगह अत्यधिक होता है। इसीलिए गैस के अणुओं के बीच या गैस के बीच हम अपनी हाथ चला सकते हैं, जबकि ठोस जैसे लकड़ी के बीच हम अपना हाथ नहीं चला सकते। तो बच्चों, हम लोग अब पृष्ठ संख्या 6 का अंतिम सवाल जो प्रश्न संख्या 4 है उसको देखने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़ों को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। कह रहा है कि समान तौर पर देखा जाता है कि ठोस का घनत्व द्रवों के घनत्व से ज़्यादा होता है, या कह सकते हैं कि ठोस से द्रव का घनत्व कम होता है। लेकिन बर्फ ठोस है और जल जो है द्रव है, फिर भी बर्फ जल के ऊपर तैरता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए बच्चों, इसके पीछे जो सबसे बड़ा वजह है कि जब जल बर्फ में बदलता है तो जो जल के अणु हैं उनकी आकृति चेंज हो जाता है। आपको पता है कि जो जल के मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। जल के जो मॉलिक्यूल है यानी अणु है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यही जो हम डॉट डॉट करके दिखाए हैं ये आपको हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने के कारण बनता है। तो एक जल के मॉलिक्यूल 4 जल के मॉलिक्यूल से जुड़े रहते हैं, यानी एक जल का मॉलिक्यूल जो होता है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो जब जल बर्फ में बदलता है तो होता क्या है कि जो एक पिंजरा नुमा रचना का निर्माण होता है। बर्फ में पिंजरा नुमा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, और वह केज लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होने के कारण बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। अब बर्फ का आयतन बढ़ने से उसका घनत्व कम हो जाता है पानी के तुलना में, और बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। तो हम इसको समझने से पहले बर्फ का स्ट्रक्चर को जानेंगे। कि बर्फ का स्ट्रक्चर कैसा होता है।
इस तरह से पिंजरानुमा रचना का निर्माण हो जाता है। ये इसको हम लोग केज लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। इस केज लाइक पिंजरानुमा रचना, तो ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर का जो निर्माण होता है, जिसके कारण जब जल बर्फ में बदलता है तो बर्फ का आयतन बढ़ जाता है और आयतन बढ़ने के कारण उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है और बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। तो आपका सवाल यही था कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब जल बर्फ़ में बदलता है तो जल के जो अणु होते हैं उसकी आकृति बदल जाता है, यानी उसकी आकृति केज लाइक पिंजरानुमा हो जाता है, जिसके कारण बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है और घनत्व घट जाता है। और आप जानते होंगे कि जिसका घनत्व कम होता है वो ज़्यादा घनत्व के ऊपर तैरता है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो बर्फ़ का घनत्व यहाँ हो जाता है, अगर आप बर्फ़ का घनत्व का मैग्नीट्यूड जानना चाहते हैं तो आप जान ले कि ये होता है 0.91 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ आप देख रहे होंगे बच्चों कि जल का घनत्व अधिक है और बर्फ़ का घनत्व कम है, और जिसका घनत्व कम होता है वो अधिक घनत्व के ऊपर तैरता है। तो इसलिए बर्फ़ जो है जल के ऊपर तैरता है। अब हम लोग पेज नंबर 9 का सवाल देखने जा रहे हैं। तो बच्चों हम लोग पृष्ठ संख्या 9 का प्रश्न पहला देखने जा रहे हैं। ये सवाल है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले। ये तापमान केल्विन स्केल में दिया हुआ है, जिसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में हमको बदलना है। पिछले क्लास में हम तापमान को एक स्केल से दूसरे स्केल में बदलने के लिए एक आपको सूत्र बताए थे। वो सूत्र था C-0 बटा 100-0 बराबर F-32 बटा 212-32 बराबर K-273 बटा 373-273 बराबर R-0 बटा 80-0। तो ये फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला के मदद से हम तापमान के एक स्केल में दिए हुए मान को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करते हैं। इस फॉर्मूला को और सिंपलेस्ट करेंगे तो हो जाएगा C बटा 100 F-32 बटा 180 K-273 बटा 100 R बटा 80। इसको अगर हम और सिंपलिस्ट करेंगे तो हो जाएगा C बराबर हो जाएगा C बटा 5 या C भी होगा, लेकिन C बटा 5 पहले ले ले तो समझने में आपको सहूलियत होगा। F-32/9 K-273 बटा 5 R/4। देखिए
अब यहाँ पर हम लोग को ये एक चीज़ समझना होता है कि तापमान किस स्केल में दिया हुआ है और किस स्केल में उसको बदलना है। तो यहाँ आप बच्चों देख रहे हैं कि आपका जो तापमान दिया हुआ है केल्विन स्केल में दिया हुआ है और बदलना है सेल्सियस स्केल में। तो हम लोग नीचे एक रिलेशन इस दोनों स्केल के बीच केवल स्थापित कर लेंगे। तो इसको इस रिलेशन को स्थापित करने के लिए हम लोग c/5 और k-273/5 पर ध्यान देंगे। तो हम यहाँ c/5 बराबर k-273/5 को लिख दिए, यहाँ से हटाकर नीचे निकाल करके। अब ये 5 दोनों कॉमन है तो इसको कैंसिल करेंगे, तो c बराबर हो जाएगा k-273। ये जो नीचे जो आप फॉर्मूला लिखे इसके मदद से केल्विन स्केल में अगर टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसको डिग्री सेल्सियस में, या डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसको केल्विन स्केल में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपका यहाँ जो प्रश्न पहला है बच्चों, उसमें 2 सवाल है। ए में 300 केल्विन को सेल्सियस स्केल में बदलना है। तो सेल्सियस र्यूमर या फ़ारेनहाइट होता है तो उसमें डिग्री का यूज होता है, जबकि केल्विन स्केल में डिग्री का यूज नहीं होता है। तो हम यहाँ ए में आपका दिया हुआ है 300 केल्विन, तो के के जगह पर 300 केल्विन रखेंगे। अब c बराबर k-273 और हो जाएगा, इसको डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए। तो डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 300 माइनस 273, यानी हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है बी में, दूसरा यानी बी, जिसमें आपका दिया हुआ है 573 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस बराबर हो गया k-273 और डिग्री सेल्सियस बराबर हो गया आपका 573 माइनस 273, और यूनिट जो है यहाँ जो आप लगाइएगा डिग्री सेल्सियस अब लगेगा, यहाँ भी डिग्री सेल्सियस ही लग जाएगा। तो ये आपका हो गया 300 डिग्री सेल्सियस। 573 केल्विन में से हम घटा लिए 273 केल्विन। तो आप लोग समझे होंगे इस फॉर्मूला को, पहले भी हम विस्तार से बताएं, फिर बता दिए। आप इसको निरंतर अभ्यास कीजिएगा, इस पर आधारित सवाल बनाइएगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। बहुत ही आसान सूत्र है और अक्सर आपको ये आवश्यकता पड़ते रहता है। अब हम इस पृष्ठ का प्रश्न संख्या 2 देख रहे हैं। तो बच्चों अब हम लोग पृष्ठ संख्या 9 का प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी जल जो जम कर के जो जल यानी पानी जो बर्फ़ में बदलता है, तो इसके लिए टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर जल बर्फ़ की अवस्था में, ठोस की अवस्था में पाया जाता है। और जल जो वाष्प में जो बदलता है, तो इसके लिए टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक की ज़रूरत होता है। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक टेम्परेचर पर जल जो है वाष्प के रूप में पाया जाता है, यानी गैस की अवस्था में पाया जाता है। और कमरे की ताप पर जल जो होता है वो द्रव की अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे बच्चों कि जो आपका ये जो सवाल है उसमें भी 2 क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, जिसमें ए में है
250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी जो जल वाष्प की अवस्था में होता है उससे अधिक है। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल होगा वो वाष्प की अवस्था में होगा। तो ए में यानी होगा कि यहाँ वाष्प गैस की अवस्था में, यानी 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की जो भौतिक अवस्था होगी वो वाष्प यानी गैस होगी। अब जो इसका जो दूसरा सवाल है बी जो है, उसमें जो टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों आपको बतलाए कि जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाने पर जल वाष्प में बदलने लगता है, यानी कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक ताप पर जल वाष्प की अवस्था गैस की अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी जल किस अवस्था में होगा, वाष्प यानी गैस की अवस्था में। तो यहाँ ए और बी दोनों सवाल का उत्तर जो होगा वो वाष्प यानी गैस की अवस्था होगा। तो बच्चों आपने देखा कि हमने आपको बहुत सारे रोचक सवाल हल करवाया, जिसमें पदार्थ के जो गुण थे, दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, उसके जो पदार्थ के जो अवस्थाएं हैं, उसके कणों के गतिज ऊर्जा, उसके बीच आकर्षण बल का मान, उसके कणों के बीच रिक्त स्थान, ये सब के बारे में हमने काफ़ी अच्छा पढ़ा। कुछ तो ऐसे ऐसे रोचक सवाल किए कि हम लोग हवा में हाथ क्यों चलाते हैं, लेकिन लकड़ी में चलाने के लिए कराटे की आवश्यकता होता है, पानी में गोताखोर हाथ चलाता है लेकिन ठोस में नहीं चलाता। बहुत रोचक सवाल से हम लोग रूबरू हुए। उम्मीद है कि आप लोग उसको ठीक से सुने, समझे और नोट किए होंगे। आगे भी इसका निरंतर अभ्यास करते रहिएगा। मैं इसके साथ इस क्लास को समाप्त करता हूं और अगले क्लास में फिर आप लोग से बहुत जल्द मिलता हूं। चलिए, बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद।